तो आपने देखा कि लिंक सर्विसेज का मतलब यहां पे क्या हुआ? कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस या कनेक्शन अगर हम क्लासिफाई करना चाहें तो एक तो ये है, दूसरा तरीका है रिलायबल सर्विस या अनरिलायबल सर्विस। गेटिंग इट? इस तरह से तो ये कैटेगराइज किया गया है। अब इसी कैटेगराइजेशन के बेस पे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि इसके सर्विसेज कितने तरह के होते हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे टीसीपी एक तरह का प्रोटोकॉल है, मतलब एक नियम कानून है। इसके बेस पे जब हम डेटा सेंड रिसीव कहते हैं तो हम कहते हैं रिलायबल तरीके से हमने किया। और दूसरा है यूडीपी। इसके रूल के हिसाब से जब हम डेटा सेंड रिसीव करते हैं तो उसको अनरिलायबल तरीके से हम कहते हैं कि हमने डेटा सेंड रिसीव करना है। तो यहां भी रिलायबल और अनरिलायबल आया, यहां भी रिलायबल और अनरिलायबल है। दैट मीन्स ऐसा ही कुछ हमें रिजल्ट मिलता है यहां भी। और रिलायबल अगर होती है तो वो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। ये चीज हमने पढ़ा था टीसीपी के केस में कि अगर टीसीपी ले जा रहा है तो वो कनेक्शन ओरिएंटेड ही होगा। और अगर यूडीपी ले जा रहा है तो यहां पे कनेक्शन लेस ही होगा। लेकिन हम जब डेटा लिंक लेयर को पढ़ेंगे तो इसको भी फिर तोड़ा गया है अलग अलग तरह से। ठीक है, ये चीज याद रखना। जब ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करेंगे और रिलायबल सर्विस की बात करेंगे तो ये और ये एक साथ मिक्स्ड है। रिलायबल है दैट मीन्स कनेक्शन ओरिएंटेड है, ठीक है। और अगर अनरिलायबल है दैट मीन्स कनेक्शन लेस है। ये चीज याद रखना। तो थोड़ा सा मैंने दोनों लेयर को अलग तरह, मतलब थोड़ा अलग तरह से इसको डिस्क्राइब किया है। दैट मीन्स यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर पे तोड़ा नहीं जा सकता। रिलायबिलिटी अगर है, दे रहे हो, तो उसको कनेक्शन ओरिएंटेड ही होना होगा। और अनरिलायबिलिटी अगर है तो कनेक्शन वहां पे नहीं बनेगी, कनेक्शन लेस मतलब 3 वे हैंडशेक नहीं होगा। राइट। अब हम देखते हैं डेटा लिंक लेयर पे एलएलसी डेटा लिंक लेयर पे कितने तरह की सर्विस प्रोवाइड करता है। कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस विथ एक्नॉलेजमेंट।
connection oriented service without acknowledgement. Connectionless without acknowledgement. LLC में जो लिंक सर्विसेज हैं, वो इतने तरह के सर्विसेज हैं. कनेक्शन ओरिएंटेड विथ एक्नॉलेजमेंट, कनेक्शन ओरिएंटेड विदाउट एक्नॉलेजमेंट, कनेक्शन लेस विथ एक्नॉलेजमेंट और कनेक्शन लेस विदाउट एक्नॉलेजमेंट. अब ये क्या क्या है, हम इसको, एक तो आप लोग बहुत आराम से ये याद हो जाएगा, इसको याद करने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी. केवल आपको कनेक्शन लेस और एक्नॉलेजमेंट, मतलब कनेक्शन ओरिएंटेड और एक्नॉलेजमेंट याद रखना है. इसी को ओरिएंटेड को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, विथ एक्नॉलेजमेंट और विदाउट एक्नॉलेजमेंट. और फिर कनेक्शन ओरिएंटेड को चेंज करके आप कनेक्शन लेस कर दो, विथ एक्नॉलेजमेंट और विदाउट एक्नॉलेजमेंट आप कर दो. समझ रहे हो ना? यस सर. तो इसमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी. अब हम देखते हैं, इसको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं. एक तो याद रखो कि कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब ये हुआ establishing logical connection. ठीक है, between peers. peers मतलब यहां पे peers before sending the real data. तो इसमें क्या, जो सोर्स है और जो डेस्टिनेशन है, वहां पे 3 वे हैंडशेक होती है. ये आप लोगों ने देख लिया है. टीसीपी के केस में क्या होता है? 3 वे हैंडशेक. 3 वे हैंडशेकिंग होती है. और उस 3 वे हैंडशेकिंग में क्या होता है? पहले इनिट मैसेज जाता है सोर्स की तरफ से, फिर डेस्टिनेशन की तरफ से क्या आता है? इनिट टैग मैसेज आता है. और फिर सोर्स की तरफ से एसीके. एक मैसेज चला जाता है कि हाँ भाई सारी बातें हो गई हम लोगों की, आपकी बात भी मैंने सुन ली, ठीक है. और उसके बाद कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है. दैट मीन्स एस्टैब्लिश्ड स्टेट में सोर्स और डेस्टिनेशन पहुंच जाते हैं. गेटिंग इट?
तो वहां पे जो इंफॉर्मेशन अटैच एक्सचेंज हुई उनको हम क्या बोलते हैं, इनिट मैसेज, इनिट एक् और एक्। अब इनके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होती हैं वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। गेटिंग इट? सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, फ्लैग बिट्स, ये वो, विंडो साइज, ये सारी चीजें जो भी होती है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कब कौन सा फ्लैग सेट होके जाता है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये टीसीपी का 3 वे हैंडशेक था, कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए, एक लॉजिकल कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए। यहां पे आप लिख सकते हो लॉजिकल कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड, जब हम कहते हैं वो दोनों एस्टैब्लिश स्टेट में है। लेकिन यहां पे जो भी सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, उनको क्या कहा जाता है, सुपरवाइजरी फ्रेम। जैसे यहाँ पे इनिट, इनिट एक् ऐसे मैसेजेस थे, लेकिन यहाँ पे डेटा लिंक लेयर पे जो मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं उन मैसेजेस को क्या कहा जाता है, सुपरवाइजरी फ्रेम्स। दैट मीन्स अगर कोई पूछे आपसे कि व्हाट आर सुपरवाइजरी फ्रेम्स, supervisory frames are exchanged to establish connection between यहां पे मैं थोड़ा सा L2 कनेक्शन लिख दे रहा हूं, ठीक है। L2 मतलब आप लोगों को याद रहेगा कि ये लेयर 2 की बात हो रही है, डेटा लिंक लेयर की बात हो रही है, जिसमें RLC काम कर रहा है, ठीक है, बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन बिफोर exchanging रियल डेटा। और सुपरवाइजरी फ्रेम को एक्नॉलेज करने के लिए जो ये लोग सेंड रिसीव करते हैं, जब इसने भेजा, एक सुपरवाइजरी इसने भेजा फ्रेम कि हाँ भाई मैं भेज रहा हूं पता करने के लिए कि तुम्हें मिला या नहीं, तुम रेडी हो या नहीं, तो इसने जो एक्नॉलेज किया, इसको यहां पे ऐसे नहीं लिखता हूं, इसको यहां लिख देता हूं, दिस इज सुपरवाइजरी फ्रेम। और दिस इज, ये जो एक्नॉलेज करता है लेयर 2 पे, इसको हम क्या कहते हैं, अननंबर्ड एक्नॉलेज फ्रेम। ठीक है, तो अननंबर्ड एक्नॉलेज फ्रेम्स क्या कहलाएंगे,
frames used to acknowledge the supervisory frames are called unnumbered acknowledged frames. ठीक है, और फिर इसने भी एक सुपरवाइजरी फ्रेम भेजा, ये वाला कौन सा फ्रेम कहलाएगा? ये सुपरवाइजरी फ्रेम कहलाएगा। और सोर्स भी जब यहां से भेजेगा कि हाँ भाई तुम्हारा सुपरवाइजरी फ्रेम मुझे मिल गया, जो एक्नॉलेज करने के लिए करेगा, उसको क्या बोला जाएगा? इसको कहा जाएगा, जैसे इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा अननंबर्ड अननंबर्ड एक्नॉलेज्ड, इसको अननंबर्ड एक्नॉलेज्ड फ्रेम्स कहा जाएगा। बात समझ में आ गई यहां तक? यस सर। लेयर 2 पे जब कनेक्शन ओरिएंटेड की बात होती है, कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब एक लॉजिकल कनेक्शन एस्टैब्लिश करना रियल डेटा के भेजने से पहले। तो लॉजिकल कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए जो इंफॉर्मेशंस एक्सचेंज होती हैं उनको सुपरवाइजरी फ्रेम्स कहते हैं, और सुपरवाइजरी फ्रेम्स को एक्नॉलेज करने के लिए जो ये फ्रेम्स भेजा जाता है उनको अननंबर्ड एक्नॉलेज फ्रेम्स कहते हैं। ठीक है, और जब इस्टेब्लिश हो जाती है, जब लॉजिकल लिंक कनेक्शन तैयार हो जाता है, बन जाता है, और उसके बाद जब रियल डेटा भेजा जाता है, मतलब यूजर का डेटा भेजा जाता है, उसको क्या बोला जाता है? इंफॉर्मेशनल फ्रेम्स। यूजर डेटा बोलो या हायर लेयर डेटा बोलो। ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट डेटा जो सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में जो डेटा एक्सचेंज होना है, उससे पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए जो डेटा सेंड रिसीव किया जाता है उसको सुपरवाइजरी फ्रेम्स और अननंबर्ड एक्नॉलेज फ्रेम्स बोलते हैं। और उसके बाद एक बार कनेक्शन जब एस्टैब्लिश हो जाती है और उसके बाद जो यूजर का डेटा भेजते हैं या हायर लेयर का डेटा भेजते हैं, उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशनल फ्रेम्स। समझ गए? तो यहां पे देखो बात क्या होती है, क्योंकि इंटरनेट, जब इंटरनेट है, इंटरनेट पे टीसीपी यूज होता है। तो जब टीसीपी यूज होता ही है तो डेटा लिंक लेयर पे कनेक्शन ओरिएंटेड विथ एक्नॉलेजमेंट ये सब नहीं किया जाता, क्योंकि अगर आप ट्रांसपोर्ट लेयर पे टीसीपी अगर है ही, वो डेटा रिकवरी, रिलायबिलिटी सब कुछ आपको प्रोवाइड कर ही रहा है, तो फिर दो दो जगह पे अगर आप दोनों लेयर पे अगर ये आप फीचर ऑन कर दोगे तो फिर क्या होगा? प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब बहुत स्लो हो जाएगा आपका ऑपरेशन, आपका जो कम्युनिकेशन है, इट विल गेट वेरी स्लो बिकॉज ऑफ दीज एक्स्ट्रा फीचर्स। तो ऐसे जगह पे हम लोग ये यूज नहीं करते हैं, ये यूज नहीं होता है, ये कोई इसका मतलब नहीं बनता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे समझाना था कि कनेक्शन ओरिएंटेड होने का मतलब क्या है, कि सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश होगी, और कनेक्शन एस्टैब्लिश होने के लिए वो लोग सुपरवाइजरी और अननंबर्ड एक्नॉलेज फ्रेम्स एक्सचेंज करते हैं। अब विथ एक्नॉलेजमेंट,
एक्नॉलेजमेंट भी है। कनेक्शन एस्टैब्लिश का मतलब, connection is established using supervisory frames or unnumbered acknowledged frames. ठीक है, और एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होगा? क्या होता है, हर एक फ्रेम को नंबर करके भेजा जाता है। ठीक है, नंबर अटैच करके भेजा जाता है, और जैसे ही पहुंचा तो जो रिसीवर है वो एक्नॉलेज करेगा कि हाँ भाई तुम्हारा फ्रेम हमें मिल गया, अब दूसरा भेजो। फिर दूसरा आया, फिर उसको एक्नॉलेज किया। तो ये काफी इंटेंसिव टास्क हो जाता है ये, मतलब इसमें काफी समय लगता है, इसलिए इस फीचर का हम यूज नहीं करते हैं डेटा लिंक लेयर पे। ठीक है, दैट मीन्स अगर एप्लीकेशन लेयर का मान लो कोई डेटा आ रहा है, तो फिर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या हुआ, मान लो यहाँ पे टीसीपी अटैच हो गया, टीसीपी। तो ये टीसीपी तो वो काम करेगा ही, सारा एक्नॉलेजमेंट देगा, 3-वे हैंडशेकिंग करेगा। अब मान लो यहाँ डेटा लिंक लेयर पे भी अब यही काम किया जाने लगे, तो भाई क्या फायदा है? ये बंदा अगर डेटा लॉस होगा तो ये बंदा उसको रिकवर करेगा। आ रही है बात समझ में? तो ये सब तभी यूज किया जाता है जब टीसीपी यूज में ना हो, यूडीपी यूज हो रहा हो, और हम चाहते हैं कि नहीं भाई यूडीपी यूज होने के बावजूद भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह इतना अच्छा नहीं है, तो चलो भाई हम कनेक्शन ओरिएंटेड विथ एक्नॉलेजमेंट ये सारी मतलब इन फीचर्स का यूज कर लें। तो अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग फीचर्स यूज होते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन यूज होता है। फीचर्स नहीं, फीचर्स तो जितने हैं वही रहेंगे, उनका अलग अलग कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। तो इस चीज को आपने देख लिया, तो अब आपको याद हो गया, अब आप समझ गए कि पहले तरह की सर्विस, लिंक सर्विस जो एलएलसी प्रोवाइड करता है वो क्या करेगा, कनेक्शन ओरिएंटेड विथ एक्नॉलेजमेंट, एक कैटेगरी हो गई। अब दूसरा कैटेगरी क्या होगा, कनेक्शन ओरिएंटेड विदाउट एक्नॉलेजमेंट। तो इसमें क्या होता है, कनेक्शन तो एस्टैब्लिश करेंगे सोर्स और डेस्टिनेशन, लेकिन फिर बार बार एक्नॉलेज करने का झंझट हटा देते हैं कि नहीं भाई हमें केवल यही वाला पार्ट चाहिए, हमें बार बार एक्नॉलेज मत करवाओ, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। एक तो टीसीपी खुद कर रहा है और ये भी करने लगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो हमें नहीं चाहिए, हमें एक्नॉलेजमेंट वाला झंझट हटाओ कि हर उसको नंबर लगा के भेजो और फिर उस नंबर का एक्नॉलेजमेंट आएगा, ये काम हटाओ। तो आपने ये चीज देख लिया, एक तरह की सर्विस थी कनेक्शन ओरिएंटेड विथ एक्नॉलेजमेंट, और दूसरा है कनेक्शन ओरिएंटेड विदाउट एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, अब तीसरा पार्ट क्या आ गया, नेक्स्ट पार्ट क्या आ गया,
कनेक्शन लेस with acknowledgement. जैसे वायरलेस में क्या है कि भाई कनेक्शन इस्टेब्लिश करवाने का हम झंझट बार बार नहीं ले सकते, क्योंकि जो राउटर है, जो वायरलेस डिवाइस है, उसके थ्रू जब हम कनेक्ट करेंगे, जब डिवाइसेस वगैरह कनेक्ट होंगी, तो ये खुद ही एक कमजोर इसको माना जाता है, मीडिया माना जाता है। वायरलेस मीडिया इसको इतना स्ट्रांग नहीं माना जाता, ये बार बार टूटते हैं, बार बार इस्टेब्लिश होते हैं। तो इसके केस में क्या होता है, कनेक्शन लेस ही रखो, बार बार ये मत करो कि दो पार्टी के बीच में कनेक्शन लेस। एक तो वायरलेस मीडिया, ऊपर से कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहा है, अब कनेक्शन बन ही नहीं रहा है, क्योंकि हर पल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। और ये क्या कहते हैं, ये वाला फ्रेम गया तो वो वाला फ्रेम नहीं आया, तो एक्नॉलेजमेंट फ्रेम नहीं आया, अननंबर्ड फ्रेम नहीं आया। ये तो कनेक्शन लेस ही रखो, मतलब कनेक्शन इस्टेब्लिश करने में टाइम वेस्ट मत करो। लेकिन लेकिन डेटा अगर सेंड करो तो उसका एक्नॉलेजमेंट भी चाहिए। तो भाई काम हो ही गया, समझ लो कनेक्शन ओरिएंटेड ही है। अगर आप एक्नॉलेजमेंट सेंड रिसीव कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप रिकवर कर ही लोगे। अगर डेटा नहीं आया तो एक्नॉलेजमेंट नहीं जाएगा, तो वो फिर से रीसेंड करेगा। तो यहाँ पे ये बात आ जाती है कि कौन सा कॉम्बिनेशन आपको चाहिए। अब कनेक्शन लेस विदाउट एक्नॉलेजमेंट, कनेक्शन लेस विदाउट एक्नॉलेजमेंट, इसमें क्या होता है भाई, इसमें ना कनेक्शन एस्टेब्लिश होती है, ना एक्नॉलेजमेंट सेंड रिसीव होता है। सीधा यूजर क्या करेगा, डेटा सेंड करेगा, डेटा लिंक लेयर कुछ नहीं चेक करेगा, सीधा अपना मैक एड्रेस मतलब फ्रेम वगैरह तैयार करेगा और भेजेगा। भाई अगर नहीं जा रहा है तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे टीसीपी ध्यान रखेगा इन चीजों का। ट्रांसपोर्ट लेयर से टीसीपी भेजेगा मैसेज कि भाई ये वाला पर्टिकुलर सीक्वेंस नंबर वाला डेटा नहीं आया, ये वाला भेजो, या यहाँ तक रिसीव हुआ है, यहाँ के बाद रिसीव नहीं हुआ है। तो डेस्टिनेशन सोर्स समझ जाएगा कि अच्छा कहाँ से दोबारा भेजना है, तो वो काम टीसीपी करता रहेगा। और डेटा लिंक लेयर कुछ नहीं करेगा, सीधा मैक एड्रेस, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, और जो भी फॉर्मेट होता है उसका, जो हम पढ़ेंगे अभी, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, प्रोटोकॉल टाइप, ठीक है, सीआरसी, प्रीएम्बल, ये सारी चीज अटैच करके भेजेगा। किसको किसको समझ में आ गया यहां तक, सीधा बोलो मुझे, और किसको प्रॉब्लम हो रही है यहां तक समझने में, ये बताओ। यस सर। समझ गए यहां तक? यस सर। अब आपको कुछ पहले फ्रेम फॉर्मेट को समझना होगा। जो एक, सर हाँ सर, ये जो आपने ईथरनेट पहले बताया था, तो वो ईथरनेट का सर वो वायर वाला पार्ट बोल रहे थे आप, कैसे बोल रहे थे? वायर वाला पार्ट में बोल रहा था। ये जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये वायर वाला पार्ट पढ़ रहा है, लेकिन वायर वाले पार्ट में ही एक जगह पे मैंने वो चीज बताया कि अगर मान लो वायरलेस है, तो वायरलेस में एग्जांपल दिया कि उसमें बार बार कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट मतलब कनेक्शन ओरिएंटेड का फीचर हटा देते हैं। ओके। क्यों हटा देते हैं? क्योंकि कनेक्शन एस्टेब्लिश अगर करना पड़े वायरलेस मीडिया में, तो फिर क्या होगा, काफी झंझट होगा, क्योंकि वायरलेस में काफी डेटा ड्रॉप होता है, ठीक है। तो इसलिए वो चीज नहीं रखते हैं वायरलेस मीडिया में। लेकिन वायरलेस का जो होता है ना 802.11, वो फॉर्मेट वगैरह वो डिफरेंट होता है, 11AX/AN वाला। हाँ, तो वो डिफरेंट होता है। यहाँ पे हम लोग अभी प्योर ईथरनेट पढ़ रहे हैं 802.3 IEEE
ई ने इसको बनाया है। और ये जो हेडर वगैरह हम लोग जो पढ़ रहे थे, जो हेडर होगा और फिर ट्रेलर होगा, तो क्या चीज है, देखो जो डेटा आया दैट इज कॉल्ड डेटा। जो डेटा कहां से आया, नेटवर्क लेयर से जो एलएलसी के पास आया, वो डेटा क्या है, ये डेटा है। ये डेटा कहां से आया है, नेटवर्क लेयर से आया है। और इस डेटा के अंदर अगर हम देखें तो क्या क्या चीजें हैं, इस डेटा को अगर आप अंदर जाके देखोगे तो आपको इस डेटा के अंदर क्या क्या मिलेगा, अभी बता देता हूं। ये वाला जो डेटा है, मतलब ये वाला जो पूरा यूनिट है, ये कौन से लेयर पे है, डेटा लिंक लेयर की बात हो रही है। L2। तो डेटा लिंक लेयर से पहले कौन कौन सा लेयर आया, एप्लीकेशन लेयर आया। उसके बाद क्या आया, प्रेजेंटेशन लेयर आया, सेशन लेयर आया, ट्रांसपोर्ट लेयर आया और नेटवर्क लेयर आया। उसके बाद आया डेटा लिंक लेयर और इसके बाद आएगा फिजिकल लेयर। तो दैट मीन्स डेटा लिंक लेयर पे जो डेटा है वो हायर लेयर का है, और हायर लेयर कौन सा है, नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर के पास ये वाला जो प्योर डेटा जो जनरेट होता है वो कौन से लेयर पे होता है, प्रेजेंटेशन लेयर पे एक डेटा आया, फिर वो सेशन प्रेजेंटेशन सॉरी एप्लीकेशन लेयर से एप्लीकेशन लेयर से डेटा जनरेट हुआ, वो प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर को उसने क्रॉस किया। अब प्रेजेंटेशन और सेशन को क्रॉस करने के बाद उस पे ओवरलोड हुआ, पेलोड अटैच हुआ। पेलोड अटैच होने का मतलब या तो टीसीपी ने अपनी इंफॉर्मेशन अटैच की इस पे, या फिर यूडीपी ने अटैच की अपनी इंफॉर्मेशन, जो भी उसको ले जाएगा वो। तो यहां तक क्या हो गया, एक सेगमेंट में यूडीपी अभी हटा दे रहा हूं क्योंकि दो नाम लिखना, सेगमेंट बना। या यूडीपी भी अगर रहेगा, यूडीपी अगर रहेगा तो सेगमेंट के साथ साथ डेटाग्राम भी ये कहलाएगा। उसके बाद ये डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर से कहां आया, नीचे आया। नेटवर्क लेयर पे ने अपना सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, वर्जन, हेडर लेंथ, टाइप ऑफ सर्विस, टोटल लेंथ, ठीक है। फिर आइडेंटिफिकेशन, फ्लैग, फ्रेगमेंट ऑफसेट, ये वो जो है, वो सारी चीजें जब अटैच कर दी तो फिर अटैच करने के बाद डीएलएल के पास आया। तो दैट मीन्स इतनी सारी इंफॉर्मेशन के अंदर ऊपर से जो आए हुए लेयर्स की जो भी इंफॉर्मेशन जहां जहां पे अटैच होनी थी वो हुई है। दैट मीन्स यहां से यहां तक का इंफॉर्मेशन इस डेटा के अंदर है। समझ रहे हो या नहीं आप लोग? यस सर। इस डेटा के अंदर यहां से यहां तक की, मतलब नेटवर्क लेयर तक की इंफॉर्मेशन जो भी है वो डेटा कहला रहा है डेटा लिंक लेयर पे। अब डेटा लिंक लेयर पे प्रीएम्बल अटैच हुआ, एसएफडी अटैच हुआ, फिर डेस्टिनेशन लेयर 2 अटैच हुआ। अच्छा, लेयर 2 अटैच और लेयर 2 एड्रेस जो अटैच होता है जिसको हम यहां पे मैक एड्रेस बोलते हैं, ये डेस्टिनेशन एड्रेस जो अटैच हुआ इसको क्या एड्रेस बोलते हैं, मैक एड्रेस बोलते हैं। याद रखना, मैक एड्रेस ही नहीं होता है केवल लेयर 2 एड्रेस।
लेयर 2 एड्रेस केवल मैक एड्रेस ही नहीं होता है. MAC address is an example of layer 2. मतलब one of the address that is used at layer 2 in Ethernet technology is called MAC address. हम लोग जो MAC address आगे बोलेंगे, बकबक करेंगे, source MAC, destination MAC, तो ये layer 2 का एक एग्जाम्पल है. मतलब एक तरह का Ethernet वाला layer 2 Ethernet का जो एड्रेस है उसको हम बोलते हैं MAC एड्रेस. मेरे अभी जुबान पे आ गया, नहीं तो फिर ये बात बोलना भूल जाता. ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखना. सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक जो हम बोलेंगे तो वो लेयर 2 एड्रेस उसको बोला करो. लेयर 2 ईथरनेट का एड्रेस बोला करो. लेकिन लेयर 2 पे एक तो है ईथरनेट, तो लेयर 2 पे ईथरनेट टेक्नोलॉजी है. दिस इज लैन टेक्नोलॉजी. लैन टेक्नोलॉजी में ईथरनेट टेक्नोलॉजी आती है और ईथरनेट में जो लेयर 2 एड्रेस होता है, लेयर 2 जो एड्रेस, ये प्रैक्टिकल दिखाऊंगा आप लोगों को, मैं पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि देखो यहाँ पे कहां कब कब चेंज होगा. ये लेयर 2 एड्रेस होता है, मतलब डेटा लिंक लेयर का जो एड्रेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैक. ईथरनेट की टेक्नोलॉजी में कुछ और भी टेक्नोलॉजीज होते हैं, उसमें भी लेयर 2 आएगा. तो लेयर 2 उसमें जैसे फॉर एग्जांपल DLCI, ठीक है, वो भी लेयर 2 टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो वैन टेक्नोलॉजी है, उसको हम बोलते हैं फ्रेम रिले. तो यहाँ पे हम लोग ईथरनेट हम लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं या बात करते रहते हैं, इसीलिए हम लोग लेयर 2 के एड्रेस को मैक एड्रेस बोलते रहते हैं. मैक एड्रेस लेयर 2 का एक एग्जांपल है. ये नहीं कि मैक एड्रेस का मतलब ही हो गया लेयर 2. ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही बैठ जाता है कि मैक एड्रेस बोला जा रहा है मतलब मैक ही एड्रेस सब कुछ है लेयर 2 के लिए. नहीं, लेयर 2 पे बहुत तरह के एड्रेसेस हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द टेक्नोलॉजी दैट इज बीइंग यूज्ड एट लेयर 2. तो इस चीज का भी ध्यान रखना आप लोग. ईथरनेट की जब बात होगी तो मैक की बात होगी, मतलब सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक, इसकी बात होगी. अगर ईथरनेट की बात नहीं हो रही है तो वहां पे मैक की बात नहीं होगी. तब जो भी टेक्नोलॉजी की बात होगी उसने लेयर 2 एड्रेस क्या बना रखा है अपना, उस चीज को डिस्कस किया जाएगा. तो खैर हटाओ, यहाँ पे ये चीज अभी मैंने घुसा दिया. तो प्रीएम्बल, SFD, डेस्टिनेशन एड्रेस मतलब, अच्छा एक चीज आप लोगों से और मैं पूछना चाहता हूं, कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि जब लेयर 3 एड्रेस था ही, when we already have layer 3 address in the form of IP address, then why do we need to have layer 2 address? मतलब एक जो डिवाइस होती है, जब आप लोग आगे नेटवर्किंग जब पढ़ोगे तो जब एक कनेक्शन है उससे अलग अलग डिवाइसेस जुड़े हुए हैं, अलग अलग डिवाइसेस जब जुड़े हुए हैं तो उन डिवाइसेस में भाई आईपी एड्रेस हम अटैच करते हैं. IP 10.0.0.1/8, IP 10.0.0.2/8, IP 10.0.0.3/8, 10.0.0.4/8. If we already have the IP address,
if we have already given the identity to these devices in the form of IP address, then why do we need one more kind of address that is called layer 2 address, or in the case of Ethernet, MAC address? हमें क्या जरूरत है? अगर आपको यश के नाम से पूरी दुनिया जानती है, तो फिर क्या मतलब है कि आप अपनी एक और आइडेंटिटी लेके घूमो? जैसे फॉर एग्जांपल इसमें इसका मैक एड्रेस मान लो है ए, इसका मैक एड्रेस है बी, इसका मैक एड्रेस है सी, इसका बी। तो दो तरह की आइडेंटिटी एक ही डिवाइस के लिए लेकर घूमने की क्या जरूरत है? सर आईपी तो दो टाइप की होती है, स्टैटिक और डायनेमिक। आई मीन और जो मैक एड्रेस होता है वो आपका फिक्स्ड एड्रेस होता है, सो उससे ज़्यादा आइडेंटिफाई कर पाएंगे ना कहाँ से ट्रैफिक आया है, मतलब। नहीं, दिस इज नॉट द आंसर। भाई फिक्स्ड एड्रेस क्या होता है? फिक्स्ड एड्रेस तो जब तक दो डिवाइस में कम्युनिकेशन हो रहा है तब तक तो उसमें आईपी भी डाला हुआ है, तो फिक्स्ड ही है ना। ऐसा थोड़ी है कि हम डेटा सेंड कर रहे हैं तो आईपी चेंज कर दे रहे हैं। सेंड रिसीव हो रहा है तो सेम ही आईपी, सेम ही सोर्स डेस्टिनेशन के बीच में। हेलो। हाँ, तो आंसर मिला आप लोगों को? कुछ सोचा? देखो ये चीज मैं समझाऊंगा आप लोगों को बाद में, ठीक है? ये सर चीज मैं तो आप लोगों को बाद में समझाऊंगा। अभी केवल इतना जान लो कि मैक एड्रेस इज अ फ्लैट एड्रेस, ठीक है? और आईपी एड्रेस इज हायरार्कियल इन नेचर। ग्लोबल। और एक एग्जांपल देता हूं, उससे आप समझ जाओगे कि मैंने क्या बोलना चाहा। और जब आईपी एड्रेस का क्लास लूंगा उस समय शुरू में याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी बहुत बड़ा हो जाएगा ये। लगभग एक घंटा मुझे फिगर बना के समझाने में ही लगेगा, इसलिए मैंने सोचा कि अभी छोड़ दो। लेकिन फिर भी आप लोगों को बताता हूं कि लेयर 2 एड्रेस एक तो लैन के लिए होता है। दूसरी बात है कि अगर मान लो आपके आंखों में पट्टी बांध दूं, एक हेलीकॉप्टर में बिठाऊं, आपके आंख पे पट्टी बांध दूं और कहीं पर उतारूं और बोलूं कि XYZ नाम का एक बिल्डिंग है, पूरे वर्ल्ड में यूनिक है वो बिल्डिंग, मतलब उस पे लिखा हुआ है XYZ, किसी भी दूसरे बिल्डिंग पे XYZ नहीं लिखा हुआ है, समझ लो कि ये मैक एड्रेस है और यूनिक है। एक ही बिल्डिंग ऐसा आपको मिलेगा जिसपे XYZ लिखा हुआ है, उसको ढूंढो। तो आप कैसे ढूंढोगे उस बिल्डिंग को? आपको कहीं भी उतार दिया, आपको ये नहीं पता कि वो बिल्डिंग इस अर्थ के कौन से कोने में है, कौन से लोकेशन में है। लोकेशन इज अर्थ एंड इट हैज नॉट बीन डिवाइडेड इनटू कॉन्टिनेंट्स और सब कॉन्टिनेंट और कंट्रीज और स्टेट और सिटी और एनीथिंग। कहीं भी आप पूछोगे कि भाई कहाँ है वो XYZ, तो आपको यही जवाब मिलेगा, अर्थ पे है। और इतना बड़ा अर्थ है और आपकी आंखों से पट्टी खोलकर उतार दिया जाए और बोला जाए कि उस XYZ नाम के बिल्डिंग को ढूंढो, तो कैसे ढूंढोगे? ढूंढने में आपको सालों लग जाएंगे। और तरीका क्या है ढूंढने का कि भाई रैंडमली हर तरफ सर्च मारो, अपने अंदाज लगा के कि इस डायरेक्शन में खोज लूंगा, फिर उस डायरेक्शन में जाऊंगा, फिर उस डायरेक्शन में खोजूंगा, यहाँ तक इस डायरेक्शन में खोजा है, अब यहाँ तक इस डायरेक्शन में। इस तरह से आप रैंडमली चारों तरफ सर्च मारते रहोगे तो हो सकता है या तो सही जगह पे उतरे हो, बगल में ही उतरे हो, और आपने सही डायरेक्शन में ढूंढा तो 2-4 घंटे में मिल जाएगा, 1 घंटे में मिल जाएगा, आधे घंटे में मिल जाएगा। या फिर अगर आपका लक खराब है तो हो सकता है वो 10 दिन में भी ना मिल पाए, पूरी जिंदगी लग जाए, वहीं बगल से गुजर जाओ और उस पर ध्यान ना जाए, क्योंकि बहुत बड़ा लोकेशन है। इसमें सर्च करना एक यूनिक आइडेंटिटी को, बेशक आइडेंटिटी तो है, मिल भी जाएगा, लेकिन सर्च करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल लेता हूं, आपके हेलीकॉप्टर पे बिठाया, आंख पे पट्टी बांधी और मैंने बोला XYZ नाम की बिल्डिंग है, यूनिक बिल्डिंग है, ठीक है? वो गुजरात में है या दिल्ली में है, और दिल्ली में इस कॉलोनी में है और इस कॉलोनी में इस ब्लॉक में है, तो आप कैसे ढूंढोगे?
आप सबसे पहले अपना लोकेशन देखोगे कि मैं कहाँ पे, मुझे कहाँ पे उतारा गया है। उसके बाद फिर आप वहां जाना चाहोगे, चाहे बस से जाओ, ट्रेन से जाओ, अपने किसी कार से जाओ या प्लेन से जाओ, डिपेंड कि वो कितना दूर है, कैसे आप जा सकते हो। फिर आप उस लोकेशन पे जाओगे, दैट मीन्स दिल्ली जाओगे। दिल्ली में फिर आप ढूंढोगे कि उस कॉलोनी, वो कॉलोनी कहाँ पे है। कॉलोनी के बाद आप फिर ढूंढोगे कि ये ब्लॉक कहाँ पे है, और फिर उस ब्लॉक में आपको XYZ नाम की बिल्डिंग खोजनी होगी। लेकिन अब खोजने का दायरा क्या हुआ, बहुत छोटा सा हो गया। पूरे अर्थ पे ना खोज के आप अर्थ के एक पर्टिकुलर लोकेशन के एक छोटे से ज्योग्राफिकल एरिया में ढूंढ रहे हो। गेटिंग द डिफरेंस? तो यही डिफरेंस है आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस में। दो मैक एड्रेस इज अ यूनिक एड्रेस, इट कैन नॉट बी चेंज, इट कैन नेवर बी चेंज। चेंज वैसे होता है, गलत तरीके से चेंज होता है, वो अलग बात है, लेकिन वैसे अगर देखी जाए तो उसको यूनिक एड्रेस माना जाता है। और पूरे वर्ल्ड में यूनिक होते हुए भी उसके बेस पे कम्युनिकेशन करना मुश्किल हो जाता है। और जब नेटवर्क बहुत बड़ा होता गया, बहुत बड़ा होता गया, बहुत बड़ा होता गया, नेटवर्क के बाद उसको लॉजिकली डिवाइड किया जाने लगा कि भाई छोटे छोटे कॉलोनीज में ग्रुपिंग करो इन नेटवर्क्स की। तो फिर आईपी एड्रेसेस वगैरह, और उसमें नेटवर्क एड्रेस आया, होस्ट एड्रेस आया, जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। और इस पूरी चीज को आपको फिगर बना बनाकर समझाऊंगा कि देखो क्या डिफरेंस है और कहाँ पे जरूरत पड़ती है, कहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन बेसिक आपने समझ लिया होगा कि आईपी एड्रेस हायरार्कियल है, उसमें लोकेशन भी है, और लोकेशन के अंदर आइडेंटिटी है कि इस लोकेशन में ऐसे जाओ, और वहां पहुंचना बहुत आसान है, रूट है आपके पास। लेकिन मैक में ऐसा कुछ नहीं है, एक फ्लैट एड्रेस है। अब उस फ्लैट एड्रेस को आप ढूंढते रहो, अगर लोकेशन नहीं पता है तो आप पागल हो जाओगे ढूंढते ढूंढते। समझ में आ गई बात? तो ये प्रियम्बल होती है, जो हेडर जो अटैच होता है, हेडर में क्या क्या लगाया जाता है, वो चीज हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें प्रियम्बल है सबसे आगे, ठीक है। उसके बाद SFD है, डेस्टिनेशन एड्रेस है, सोर्स एड्रेस है। तो पहले प्रियम्बल बताना चाहता हूं। प्रियम्बल कुछ बिट्स होती है 0-1 के फॉर्मेट में, ठीक है। 0-1 के फॉर्मेट में मतलब 0-1-0-1-0-1 7 बाइट का ये टोटल होता है। और शुरू में कुछ जो डेटा आया हमारे ऊपर, हमारे पास डेटा में सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, लेंथ, CRC ये सब लगाएंगे ही, SFD ये सब लगाएंगे ही। उसके बाद लास्ट में का मतलब सबसे शुरू में, क्योंकि एंड पे ही लगा हुआ है ना, तो ये प्रियम्बल लगाया जाता है। प्रियम्बल में कुछ नहीं होता है, 0-1-0-1-0-1 ऐसे कुछ बिट्स लगा दिए जाते हैं। ये बिट्स वेस्ट होने के लिए होते हैं, या ये बिट्स स्पीड को सिंक्रोनाइज करने के लिए होता है। मतलब कि मैंने आपको एक डेटा भेजा, DATA। अब ये डेटा आया, डेस्टिनेशन के पास आया, डेस्टिनेशन अभी रेडी ही नहीं है, या मैंने जिस स्पीड से डेटा को भेज दिया उस स्पीड से वो रिसीव करने के लिए रेडी ही नहीं है। तो क्या होगा, डेटा पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो डेटा के पहले कुछ बिट्स 0-1-0-1-0-1-0-1 ये प्रियम्बल लगा देते हैं, ये लगाकर भेजते हैं कि भाई ओरिजिनल डेटा पहुंचने से पहले प्रियम्बल गिर भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको संभालते संभालते डेस्टिनेशन समझ जाए कि अच्छा इस स्पीड से डेटा आ रहा है, तो ये वाला जो ओरिजिनल डेटा है वो मिल जाए। वो ड्रॉप ना हो।
समझ गए? समझ गए या नहीं? हेलो, यस सर। समझ गए ना? बीच बीच में बोल दिया करो, नहीं तो मुझे लगता है कहीं डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गए हम लोग। तो ये कोई इसका यूज नहीं है सिवाय स्पीड को सिंक्रोनाइज करने के लिए, कि जिस स्पीड में भेजा है उसी स्पीड में वो डेटा रिसीव करने के लायक हो जाए इन इन प्रिएम्बल्स की स्पीड को देखकर। ये ड्रॉप भी हुआ तो हुआ, कोई बात नहीं, इधर का डेटा वो रिसीव करने के लायक एक्टिव हो जाए। ये स्टार्ट फ्रेम डिलिमिटर है। इसमें भी कुछ एक खास पैटर्न में बिट्स आती हैं, बिट्स होती हैं। मतलब ये एसएफडी देख के डेस्टिनेशन समझ जाता है कि अच्छा बेकार वाला तो प्रियम्बल तो चला गया, अब ये जब जैसे ही खत्म होगा, एक बाइट जैसे ही खत्म आए होगा, उसके बाद जो फ्रेम का हिस्सा है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मतलब उसमें से सारा चीज हमें ध्यान रखना है, उसमें से एक एक चीज देखना है, क्योंकि डेस्टिनेशन एड्रेस लिखा हुआ है कि भाई किसके पास भेजा जा रहा है, ये सोर्स एड्रेस लिखा हुआ है कि किसने भेजा है, डेटा का लेंथ लिखा हुआ है कि भाई कितने बड़े साइज का है, डेटा लिखा हुआ है, सीआरसी लिखा हुआ है। दैट मींस दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो इंपॉर्टेंट थिंग्स कहां से शुरू होंगी? उसके लिए एसएफडी होता है। कई जगह पे जब आप फ्रेम फॉर्मेट पढ़ोगे तो प्रियम्बल में ही इसको डाल देते हैं, 8 बाइट का लिख देते हैं, 8 बाइट। लेकिन कई जगह पे इसको तोड़ के भी समझाया जाता है। तो वही मैं आप लोगों को तोड़ के समझा रहा हूं। तो यहां पे अब आपको ये चीज समझ में आ गया कि प्रियम्बल का मतलब क्या हुआ, एसएफडी का मतलब क्या हुआ, डेस्टिनेशन एड्रेस तो आप जानते ही हो कि जिसके पास भेजा जा रहा है उसके लेयर 2 का एड्रेस यहाँ पे अटैच होगा। ईथरनेट में मैक एड्रेस बोलेंगे, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस बोलेंगे, और सोर्स मैक एड्रेस बोलेंगे। ये क्या हो गया यार, हैंग हो गया। ना इधर के रहे ना उधर के रहे। बस इन्हीं को देखना है। 7 बाइट फील्ड दैट कंटेन्स अ पैटर्न ऑफ ऑल्टरनेटिंग जीरोस एंड वंस। ठीक है, 0 और 1, 0 1 0 1 0 1, 7 बाइट तक लिखा होता है। मतलब ये 7 बाइट ड्रॉप भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इट अलर्ट्स द स्टेशंस दैट अ फ्रेम इज गोइंग टू स्टार्ट। मतलब स्टेशंस का मतलब जो डिवाइसेस रिसीव करेंगी उनको अलर्ट कर देता है कि भाई प्रियम्बल आ गया, अब रेडी हो जाओ। It also enables the sender and receiver to establish bit synchronization. Bit synchronization का मतलब कि बिट को रिसीव करने के लिए एक तरह की स्पीड तुम सिंक्रोनाइज कर लो कि इस स्पीड से बिट्स आ रहे हैं और तुम्हें भी उस स्पीड को गेन कर लेना चाहिए रिसीव करने की। Start frame delimiter. It is 1 byte field which is always set to 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 ऐसे होता है। लेकिन इसमें याद रखना, यहाँ तो आप लोगों के हिसाब से बताया गया है, अगर डेटा भी ऐसा ही हो तो कंफ्यूजन हो जाती है, बहुत तरह की कंफ्यूजन होती है। लेकिन अभी आपको केवल इतना याद रखना है कि एसएफडी 1 बाइट का होता है और खास पैटर्न में होता है जिसको देखकर डिवाइस समझ जाते हैं कि अच्छा इसके बाद जो अब डेटा है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द पार्ट ऑफ रियल फ्रेम। The last 2 bits 1 1 indicate the end of start frame delimiter and marks the beginning of the frame. तो इस चीज का याद रखना, यहाँ पे ये सब कंफ्यूज करता है कई बार, डेटा में भी यही वाला पार्ट हो या डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में भी यही लिखा हुआ हो, तब क्या करोगे? तो वो सब बात की बात होती है। अभी मैंने आप लोगों को जस्ट इतना समझा दिया कि एसएफडी किस लिए होता है। इसलिए होता है, उसमें खास तरह के पैटर्न में बिट्स आती हैं ताकि उसको देखकर समझ जाए कि 1 1 जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद के जितने भी डेटा है वो रियल फ्रेम में जो
डेटा है उसके लिए है। अब यहाँ पे देखो, द above two fields are added by the physical layer and represents the physical layer header। तो ये जो दो फील्ड आपने देखे प्रियम्बल और SFD, इसको हम पढ़ तो रहे हैं डेटा लिंक लेयर पे, लेकिन ये क्या कहा जा रहा है कि ये फिजिकल लेयर का हेडर कहलाता है। तो आप लोग भी इस चीज को ध्यान रखना कि डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर के कुछ फंक्शंस मिक्स्ड हैं, जिसको बाइफ्रिकेट करना थोड़ा अटपटा सा होता है, लेकिन यहाँ पे साफ लिखा हुआ है तो मैंने इसलिए ये इस पॉइंट को बोल दिया। Sometimes start frame delimiter is considered to be a part of preamble। कई बार preamble में ही SFD होता है तो केवल preamble लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए preamble के लास्ट में जो एक बाइट है उसका पैटर्न किस तरह का होगा, नॉर्मली किस तरह का होगा, और उसके एंड वाले दो बिट्स जो होंगे वो क्या होगा। ठीक है, that is why at many places preamble field length is described as 8 bytes। तो preamble को 7 बाइट ना बना के SFD भी जोड़ के उसको 8 बाइट का बोल देते हैं। डेस्टिनेशन एड्रेस, ये आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। डेस्टिनेशन का जो भी लेयर 2 का एड्रेस होगा वो 6 बाइट का होता है, वो सब बाद में समझेंगे, लेकिन 6 बाइट का होता है और उसको contains the MAC address of the destination for which data is destined। तो ये मैक एड्रेस यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया, यहाँ पे आपको लेयर 2 एड्रेस बोलना चाहिए। दिस इज एक्चुअली लेयर 2 एड्रेस। लेकिन सिंस हम लोग ईथरनेट टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं, इसीलिए ईथरनेट में जो लेयर 2 एड्रेस होता है उसको क्या बोला जाता है, मैक एड्रेस बोला जाता है। ठीक है, इसलिए डायरेक्ट ही इसने यहाँ पे मैक एड्रेस लिख दिया है, फॉर विच डेटा इज डिस्टेंट। सोर्स एड्रेस भी आपको पता है, जिस डिवाइस से जा रहा है उसका लेयर 2 एड्रेस जो भी होगा दैट इज द सोर्स एड्रेस। लेंथ इज अ 2 बाइट फील्ड व्हिच स्पेसिफाइज द लेंथ नंबर ऑफ बाइट्स ऑफ द data field। This field is required because Ethernet uses variable sized frames। तो डेटा की क्या लेंथ है वो लेंथ फील्ड में रहता है। चलो अब आज